Ladies and gentlemen, it's been a very long day and you'll have been such a stellar audience. But I promise you, this is the closer session and hopefully it's going to be a blockbuster session because I have none other than Baba Ramdev himself gracing us at the India Economic Conclave. बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव जी कि आप इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में पधारे। तो मैं शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि आज देश में राजनीतिक माहौल है, तो मुझे भी कुछ राजनीतिक सवालों के साथ आरंभ करने दीजिए। कल के असेंबली इलेक्शंस का परिणाम देख के आपको क्या लगता है, देश का मूड कैसा है? पहले तो आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम। और यद्यपि ये आर्थिक मंच है, इकोनॉमिक स्टेज है ये, लेकिन इकोनॉमिक्स के पीछे भी पॉलिटिक्स होती है। कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती है, इसकी फार्मर्स के लिए पॉलिसी क्या होगी, मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए पॉलिसी क्या होगी, टैक्सेशन की पॉलिसी क्या होगी, प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन बहुत कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के आधार पर चलता है। बैंकिंग सिस्टम कैसा होगा, क्योंकि अभी बैंक्स काफ़ी टाइट हैं, इंडस्ट्री की हालात बैंकों पर बहुत कुछ निर्भर करती है। और बैंक्स यद्यपि वो नॉन पॉलिटिकल होते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स से कोई अछूता नहीं है। तो कुल मिलाकर के मैं इतना कह सकता हूं कि अभी जय पराजय में मैं नहीं जा रहा हूं और उसके ऊपर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय राजनीति में एक पार्टी का साम्राज्य थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये शुभ होगा या अशुभ होगा, मैं इसके ऊपर भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है। और ये जो कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि एक पार्टी का राज होता है देश में तो शायद पॉलिसी ज्यादा बेहतर होती है, लेकिन कुछ लोगों की यह भी राय रहती है और वो देखने को भी मिलता है कि कई बार ज्यादा पार्टियों का भी राज रहता है, तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं पॉलिसीज बनाने में ज्यादा केयर करती है। अगर आप आम आदमी के दृष्टिकोण से देखें तो आपका विचार क्या है? क्या मोदी जी ने जनता को दिया हुआ वादा को पूरा किया? देखिए, मैं तो आज इस बात के लिए आया हूं कि हम भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर कैसे बना सकें। लेकिन ये प्रश्न तो बनता ही था स्वामी जी, ये प्रश्न बनता ही था। क्योंकि मैं अपने आप को पॉलिटिकल प्रश्नों का उत्तर देके मुसीबत में नहीं डालना चाहता। आप लोग समझते हो। अब तुम पत्रकार लोग हो, प्रश्न पूछे और दूसरी ड्रेस चेंज की और बात खत्म हो गई। यहाँ बहुत कीमत चुकानी पड़ती है प्रश्नों की। मुझे लगता है इनका ये सब लोग देखो मेरी बात से सहमत है, नहीं तो बड़े खामोश से बैठे हुए थे। अब इनके भी चेहरों पर कुछ रौनक आई है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस पूरी प्रक्रिया में, मोदी जी की नीयत, इंटेंशन, मोदी जी का नेतृत्व माने लीडरशिप एंड मोदी जी का नीतियां, पॉलिसीज, द इंटेंशन, द पॉलिसीज एंड लीडरशिप इज नॉट आउट, उस पर कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, 100 से ज्यादा बड़ी योजनाएं देश में शुरू कर दी नेशनल बिल्डिंग के लिए। मैंने शुरू में भी कहा था, मोदी जी का जो वोट है, ये मोदी जी का जो पॉलिटिकल इंसेंटिव जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसमें
ये वोट बैंक वाला कम, नेशन बिल्डिंग वाला ज्यादा है, इतना जरूर है। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। लेकिन मेरा अगला प्रश्न होगा कि अधिक विशेष रूप में देखा जाए तो काला धन जैसे मुद्दे पे आपका क्या दृष्टिकोण है? ये सफल हुआ या ये नाकाम था? देखो, मैं अब तो इतना ही कहूंगा, जो भी काला धन है, सफेद धन है, वो तो सब नोटबंदी के बाद बराबर कर दिया। मैं तो काला था, वो भी बैंक में आ गया, सफेद हो गया। अब बात यह है, जो भी धन है वो प्रोडक्टिव कामों में लगना चाहिए। एग्रीकल्चर में लगे। एग्रीकल्चर में हमें कितने काम करने की जरूरत है? हम 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं भारत के इन्हीं खेतों से, इन्हीं किसानों से। करीब 50 करोड़ हेक्टेयर लैंड है अपने इंडिया के अंदर। हम विश्व के सबसे बड़े उत्पादक देश हो सकते हैं, हमारे इतना अच्छा वेदर है इंडिया के अंदर। तो किसानों को 12 महीने सिंचाई का पानी मिल जाए, उनको ठीक दाम पर बिजली मिल जाए। अब तो बिजली काफ़ी सस्ती भी हो रही है, और चाहे वो पनचक्की है या सोलर एनर्जी है, मतलब हम किसानों को सस्ते में बिजली दे सकते हैं। किसानों को चाहे वो फर्टिलाइजर्स हैं, या मैं तो ऑर्गेनिक वाला पक्षधर आदमी हूँ, उनको अच्छा उनको खाद मिल जाए। और उसके बाद जो है पूरी जो सप्लाई चेन है, प्रोसेसिंग है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो वेस्ट होते हैं उसको ठीक कर लिया जाए। इसमें पैसा लगना चाहिए बहुत बड़ी मात्रा में। अभी राजनीतिक पार्टियां कौन कितना कर्ज माफ करेगा, मैं खुद किसान का बेटा हूं, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम में होता है किसान, उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन किसान के लिए 12 महीने पानी की व्यवस्था कर दो, उसको सस्ते में बिजली दे दो, मुफ्त में नहीं चाहिए। किसान कामचोर और हरामखोर नहीं है। किसान ने देश का नुकसान नहीं किया कभी भी। किसान को पानी 12 महीने दे दीजिए, बिजली सस्ते में दे दीजिए, खाद बीज आदि ठीक से दे दीजिए, और फसल पैदा होने के बाद में उसका दाम पूरा दे दीजिए। किसानों को कोई कर्ज माफी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पॉलिसी होनी चाहिए। तो यहां पैसा लगाइए, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग का इतना बड़ा हब बन जाए भारत। आज चीन से सारी दुनिया बना रही थी, अब चीन में जो यंगस्टर्स हैं, जवान मजदूरों की संख्या कम हो गई, अब चीन में भी सामान बनाना मुश्किल हो रहा है। वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है भारत, और इंडिया के करीब 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। रिसर्च में तो भंटाधार हो रखा है, माने आप किसी फील्ड में चले जाओ। हम साधु हो करके हमने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा रिसर्च में खर्च किया है। हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, किसी भी फील्ड में, यदि राफेल हिंदुस्तान में बन जाता तो कोई ना मोदी जी की मुसीबत होती, ना राहुल गांधी को मुद्दा मिलता। हर फील्ड में हमारे यहां रिसर्च होना चाहिए, तो रिसर्च में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और हेल्थ के सेक्टर में, ठीक है, आयुष्मान भव अच्छी योजना है, भाई गरीब आदमी को इलाज मिल जाए। इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए कि देश के लोग बीमार ना पड़े। देश के अंदर इस समय चारों तरफ क्राइसिस है। यदि आप बड़े रूप में देखें तो कुछ इंडस्ट्रियों में तो बहुत ज्यादा क्राइसिस है। थोड़ा बैंकों को भी सपोर्ट करना चाहिए, परफॉर्मेंस देख करके, ट्रैक रिकॉर्ड देख करके। ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं भी करना चाहिए जो विजय माल्या जैसे बन जाएं बाद में। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि लो प्रॉफिट वाली इंडस्ट्री हो, कुछ मीडियम प्रॉफिट, कुछ हाई प्रॉफिट, एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। स्वामी जी, हाल ही में आपने कहा था कि कांग्रेस के कुछ सदस्यों के साथ आप काफी अनुकूल हैं। मैंने ये कहा था कि मैं सर्वदलीय और निर्दलीय हूं, क्योंकि मुझे पता है ना स्टेटमेंट क्या देने होते और कैसे देने होते हैं। ऑफ कोर्स। आपने हाल ही में ये भी कहा था कि जातिवाद हमारे देश पे श्राप है,
कहा था? पक्का। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ। लेकिन इसके बावजूद जातिवाद पे ही आकर्षण हो रहा है, इस पे आपका क्या विचार है? सारी राजनीतिक पार्टियां जात देश के टिकट देती हैं। सब राजनीतिक पार्टियां बोलती हैं और संविधान में लिखा हुआ है कि आप जाति के आधार पर लोकतंत्र को खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन एक पार्टी बता दो मुझे, चाहे वो रूलिंग पार्टी या अपोजिशन है, जी, जो जाति देख करके टिकट नहीं देती। स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा हुआ है। मेरे यहां करीब 20 से 25% मुसलमान काम करते हैं। मेरे यहां जो योग रिसर्च सेंटर है उसकी जो हेड है डॉक्टर सरले टेलिस, वो ईसाई है। दलित, वाल्मीकि, आदिवासी, वनवासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, माने सर्वजात का समावेश देखना हो, हमारे हर फील्ड में आपको हर वर्ग का आदमी मिलेगा। और मैं पहला व्यक्ति हूं हिंदुस्तान के उन फकीरों में जिनको दुनिया जानती है, जो जाति के आधार पर अपने आश्रम में कोई भेदभाव और पक्षपात नहीं करता। बात कहने से नहीं बनेगी, करने से बनेगी। बराबर। आपको नहीं लगता है कि थोड़ा जातिवाद, राम मंदिर से उठ के अगर सत्ता दूसरी चीजों पे थोड़ा फोकस करे कैंपेनिंग के समय? आपको मोदी जी का एडवाइजर बनाने के लिए मैं लेटर लिख देता हूं। देखो, बात यह है, राम मंदिर ये हमारी सम्मान, स्वाभिमान, संस्कृति, परंपरा, हमारे स्वभाव से। मेरा नाम भी रामदेव है क्योंकि मेरी माँ ने राम की भक्ति की थी, इसीलिए मेरा नाम रामकृष्ण बचपन का था। तो मैं इतना ही कहूंगा इस पूरे मुद्दे के ऊपर। देखो, यहाँ सड़कें बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, रेलवेज की लाइनें बिछाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए और सेना के लिए जमीन एक्वायर कर ली जाती है। ये बोलते हैं टाइटल सूट है ये। अरे रामकृष्ण का देश है, उनके नाम एक इंच जमीन नहीं है। जमीन की रजिस्ट्री तो मुगलों और अंग्रेजों के वक्त में चालू हुई थी। जो राम मंदिर वाली जो जगह कही जा रही है, वहां पर गवर्नमेंट को उस जमीन का अधिग्रहण करके संसद में कानून लाके मंदिर बना देना चाहिए, मामला खत्म। इसके ऊपर इधर उधर की वोट की राजनीति क्यों? राम राष्ट्र की अस्मिता है, वो वोट बैंक नहीं है। ये मामला संसद में लाओ, इसको खत्म करो और आगे बढ़ो। फिर सर, आपका जर्नी, पतंजलि का जर्नी, हाँ, अब असली बात पे आए हैं। खुश हो जाइए थोड़ा। इतनी देर से पता नहीं कहां कहां घुमा घुमा के लाए। सबको आश्चर्य अचंभित कर दिया है, पूरे देश को। हिंदुस्तान यूनिलीवर से, नेस्ले से आपने हिला के रख दिया है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन 2018 में सब आपके जो कंपेटिटर्स हैं खुश हो गए। आपको भी पता है, स्टेटमेंट्स देने लगे बहुत सालों के बाद कि वो खुश होने लगे। पतंजलि की ग्रोथ अब बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। स्पीड ब्रेक आ गया। स्पीड ब्रेक आ गया। तो पतंजलि क्या पूरा देश का रखा है? आप देखो क्या होता है, आप जब एक चीज को बहुत लंबे समय तक लेकर के चलते हैं, हम सिस्टम एंड प्रोसेस के ऊपर अभी ज्यादा काम कर रहे हैं और अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 2020 तक, अभी 18-19 तो भी खत्म हो जाएगा, 19-20 में यूनिलीवर से ज्यादा टर्नओवर पतंजलि का होगा। ये आज का स्टेटमेंट नोट कर लेना आप। यही मुझे सुनना था। कैसे होगा? हम कुछ कंपनीज को भी एक्वायर करेंगे जो दिवालिया हो गई हैं, अपने को भी बढ़ाएंगे। हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, सप्लाई चेन से लेकर के, सिस्टम एंड प्रोसेस से लेकर के और अच्छे प्रोफेशनल्स को ज्वाइन कराने से लेकर के पूरा एक बहुत जैसे स्मूथली सारी चीज़ें चले, उसके लिए हमने काम किया है। क्योंकि हम तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर से, छोटे से गांव से पैदा होकर के यहाँ तक पहुँचे और हमने रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग और उस पूरे कार्य के लिए जितना रिसर्च वाला जो काम है उसको, फिर आगे सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, रीच, इसके ऊपर इतना काम किया है कि आपको ये 18-19 में भी इसके रिजल्ट देखेंगे।
और 20-21 में तो, और आपको इतना ही नहीं, 2025 तक हमारा सपना है पतंजलि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एफएमसीजी का ब्रांड बने, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो काम साउथ कोरिया जैसे एक बहुत ही गरीब देश था, भारत के साथ साथ ही वो आगे बढ़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ बहुत खराब हालत थी, एक तरफ से रसिया ने, एक तरफ से अमेरिका ने घेर करके और फिर उसका देश का बुरा हाल कर दिया था। बीच में वहाँ पर जो है तानाशाही भी आई, डेमोक्रेसी अब ठीक चल रही है। लेकिन चाहे वो एलजी हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे वो हुंडई हो, ये तीन तो विश्व के बड़े ब्रांड बना दिए। जब एक कोरिया जैसा ब्रांड, कोरिया जैसा देश ऐसे 3 बड़े ब्रांड बना सकता है, तो हमने कहा भाई अब ये हिंदुस्तान में कब तक हम एफएमसीजी के फील्ड में सब विदेशी कंपनियों को देखते रहेंगे। हम पतंजलि को पहली भारतीय ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बनाएंगे जो दुनिया में भारत का यश और गौरव बढ़ाएगी। ये काम हम करके दिखाएंगे। तो मुझे बताइए कि ये कभी होगा, आप कभी यूनिलीवर को अगले take over साल, करें? मतलब 2020 दो अभी देखो 2018 19 हो रहा है, हाँ। 19-20 में हम यूनिलीवर को क्रॉस करके दिखा देंगे। तो आप कितने करोड़ की कंपनी बन जाएंगे? अब यूनिलीवर से बड़ी होंगे। तो लेट मी जस्ट कम बैक टू 2018। देखो मैं आपको 2018 में आप 20,000 करोड़ कंपनी बन जाएंगे, ये बता दीजिए मुझे। हो जाएगा। परफेक्ट, आप बता रहे हैं आज 20,000 बता रहा हूं, और ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि कल तक राजनीतिक पार्टी बोल रही थी हम जीतेंगे हम जीतेंगे, बोले जनादेश का सम्मान करते हैं। मैं जो कह रहा हूं हमको करना होता है, तो हम आपको करके दिखाएंगे और आप देखेंगे। बेशक। और आपको इसी महीने बड़ी खबर दे देंगे। अभी दे दीजिए। नहीं अभी नहीं देंगे, होने के बाद। अच्छा। इतनी जल्दबाजी नहीं। अभी योगा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि योगा और ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अगर हम दोनों विषयों को जोड़ते हैं, आज योगा इंडियन प्रॉपर्टी नहीं है, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी बन गई है। और काफी फॉरेनर्स भी इसका फ्रैंचाइज ले चुके हैं। आपका क्या एफर्ट है कि योगा को हम ग्लोबल फिनोमेना लेकिन इंडियन फिनोमेना बनाए? देखो मैं अब बहुत कुछ गहरी बातें जिनसे आगे भारत की इकोनॉमी ड्राइव होगी और भारत का कैरेक्टर, 2 चीजें एक साथ। माने हम खाली एक चीज की बात नहीं करते कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इकोनॉमी बढ़े, प्रॉस्पेरिटी बढ़े, उसके साथ साथ जो भारत का कैरेक्टर है, भारत की मूल संस्कृति है, भारत का मूल स्वभाव है, उसको साथ में लेकर के हम आगे चलें। जहाँ तक योग से जुड़े उद्योग का प्रश्न है, भारत में अभी आने वाले 10 वर्षों में इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होने वाला, उस तरह से जैसे विदेशों में लोग स्टूडियो बना करके योग सिखाते हैं। हम यहाँ करीब 1 लाख फ्री योग क्लासेस चलाते हैं। लेकिन भारत में अभी जागृति हम लेकर के आए। मैंने पूरे देश में करीब 10 करोड़ लोगों के शिविर लगाए पूरे देश में, 25 सालों में घूम घूम के पूरे हिंदुस्तान में। आज यदि भारत मुझे जानता है तो वो कहीं किसी ब्रांड के कारण से नहीं जानता, किसी राजनीतिक पार्टी या किसी बिजनेस घराने की मेहरबानी की वजह से नहीं। मैंने काम किया है इस जमीन के ऊपर, लेकिन अभी उसको उद्योग का रूप नहीं मिला है। अभी माने जो हमारी क्लासेस होती हैं, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 500 लोग आते हैं जरूर, लेकिन यहाँ पर योग जो है वो हमारे दिनचर्या का हिस्सा है, वो जो है हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। अब इसको बिजनेस का रूप देने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन आने वाले 20-25 सालों में जिस तरह से हम भी यहाँ पर जितना भी बना रहे हैं, हम लोग योग में BA, MA, PhD आदि करवा रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है योग में एडमिशन लेने के लिए। तो आने वाले समय में भारत में वो एक बिजनेस भी बनेगा, लेकिन उसमें अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। हाँ, वर्ल्ड में योगा स्टूडियोज का बहुत बड़ा स्कोप है और उसमें अच्छे ट्रेनर्स तैयार करके हम भेजेंगे। और हमारा सपना है कि हम सामान बनाने के साथ साथ अच्छे इंसान भी बना रहे हैं और पूरी दुनिया में हजारों हम ह्यूमन रिसोर्स भेजेंगे
जो पूरी दुनिया को योग भी सिखाएंगे और योग को उद्योग के रूप में भी पूरी दुनिया में खड़ा करेंगे। उससे भारत में समृद्धि बढ़ेगी और दुनिया को स्वास्थ्य मिलेगा। ये काम हम करेंगे। और मैं लास्ट एक बात कह करके ब्रांड के बारे में, भारत के लोगों को ऐसा लगता है कि आप इंडिया में ब्रांड नहीं बना सकते, उसके लिए जो है आपको किसी न किसी विदेशी कंपनी की गोद में जाकर के बैठना पड़ेगा, आपको कहीं विदेशी इंस्टीट्यूट से पढ़ कर के आना पड़ेगा। देखिए, ब्रांड बनाने के लिए आपको एक तो 10-20 साल का सोचना पड़ता है और फिर उसमें निरंतरता के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आगे दौड़ पीछे छोड़, एक निरंतरता के साथ आपको जो असूल हैं, जो मूल्य हैं, उनके आधार पर काम करना पड़ता है। हमने 25 साल पहले ये यात्रा शुरू की थी और तब हमने च्यवनप्राश, आयुर्वेद की औषधियाँ जिनको नेचुरल मेडिसिन कहा जाता है, उसको हमने शुरू किया। लोगों ने जब वो देखा, 100 200 पुराने घराने यहाँ पर थे नेचुरल मेडिसिन बनाने वाले, डाबर, वैद्यनाथ, झंडू और पता नहीं क्या क्या। हमने आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरल मेडिसिन बनाने का कारखाना, रिसर्च सेंटर, पतंजलि PBRI, जहाँ करीब 500 साइंटिस्ट हमारे काम करते हैं, वो करके दिखा दिया। जबकि मैं खानदानी ना तो वैद्य हूँ, ना मैं खानदानी बिजनेसमैन हूँ, ना खानदान में कोई हमारे सन्यासी हुए, लेकिन एक बात थी कि इस धरती पर कोई भी आदमी किसी काम को कर सकता है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, तो मैं भी कर सकता हूं। इस हौसले ने मुझे यहां तक पहुंचाया। तो एक तो ये हौसला सबको रखने की जरूरत है। तो आप ब्रांड बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा नेचुरल मेडिसिन में, ऐसे हमने ये फूड में करके दिखाया, कॉस्मेटिक में करके दिखाया, अभी हम अप्रैल में माने परिधान में करके दिखा रहे हैं, जो टेक्सटाइल है। हमने अब डेयरी में हमने 4 लाख लीटर से शुरुआत कर दी। नहीं तो डेयरी शुरू करते थे लोग 10-20 हजार लीटर से शुरू करते थे। पहले ही 2 महीने के अंदर हमने लगभग 4 लाख लीटर डेयरी के अंदर शुरुआत कर दी। आपके अंदर भरोसा होना चाहिए, पूरी ईमानदारी होनी चाहिए और एक कमिटमेंट होना चाहिए। हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन बेईमानी नहीं कर सकते, ये हमारा कमिटमेंट है। So anybody in the audience who has a question? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये जो FMGC है, हिंदुस्तान लीवर और आदि आदि, वो 100 या 200 इयर्स से काम कर रही है, उसके मुकाबले में आप आए हैं, तो आप कितने साल तक उनका मुकाबला कर पाओगे? क्योंकि उनको उनका हथकंडा सब तरीके का रहता है। ये बात आपकी ठीक है, उनका हथकंडा मजबूत है, हमारा हाथ मजबूत है। तो इसलिए हम इसको कम से कम आने वाले 500 सालों तक का इंतजाम करके जा रहा हूं। अभी तो मैं 50 साल तक तो मैं ही रहूंगा अभी, और जो आने वाली पीढ़ियां बना करके जा रहा हूं वो इनका मुकाबला करेंगी। और आपकी जानकारी के लिए कोशिश होगी, हम अगले साल तक जो है काफी कंपनियों को तो पीछे धकेल देंगे। अभी हमने उनका शीर्षासन कराया था, उनका मोक्ष कर देंगे। नमस्कार बाबा जी, मेरा सवाल है कि योगा जो है बाकी वर्ल्ड में बहुत फेमस है, सब बहुत बात करते हैं, योगा स्टूडियोज़ की बात करते हैं, पर इंडिया में स्कूल्स में योगा कंपलसरी एज अ फिजिकल एजुकेशन या फिर कंपलसरी नहीं है एज अ सब्जेक्ट। ये होना ही चाहिए। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 3 चीजें एजुकेशन में कंपलसरी होनी चाहिए जी। एक तो बच्चों को बचपन से पॉलिटिक्स पढ़ानी चाहिए। क्या पढ़ानी चाहिए कि वोट जरूर करना चाहिए और किसको वोट करना चाहिए। एक लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट की है, तो वोट का सेंस ऑफ वोट, वोट का ज्ञान है। दूसरा सिविक सेंस, कहां थूकना चाहिए, कहां मूतना चाहिए, ये हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री को बताना पड़े। और मैंने एक प्रपोजल दिया हुआ है, मुझे लगता है वो जल्दी पास हो जाएगा। तो उसके तहत हम ये जो मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही है, उसका एक स्वस्थ विकल्प भारतीय शिक्षा पद्धति लेकर के आएंगे। और शिक्षा जब बदलेगी तो देश बदलेगा और दुनिया भी बदल देगी। जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत शुक्रिया। On that note, ladies and gentlemen,
Please give an ovation for Baba Ramdev, the man himself. और आपको आपके इस इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।